सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसमें साथ में साथ लेके आओ तब जाके बात बने। यहां पर बेटा आपका ये असर्शन रीजन का मिक्स चैप्टर होगा यहां पर आपको, और ये हमारा 7 श्योर शॉर्ट सीरीज का एक हिस्सा है। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 मतलब असर्शन रीजन का पार्ट 1, यानी पार्ट 2 भी आ सकता है। ये जो अपना श्योर शॉर्ट सीरीज है ना, इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिलेगा। इट इज एन एक्सेप्शनल सीरीज जो कि आपके लिए एक्सट्रीमली रेलेवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के हिसाब से। आप इन 7 सवाल को एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, बनता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम 7 में से 7 लाते हो, नीचे अपना जरूर से कमेंट कीजिएगा। 6 लाते हो, 5 लाते हो, लेकिन सही तरीके से सही लॉजिक के साथ आपको लेके आना है, तुक्का नहीं मारना यहां पर, ठीक है। कमेंट आप जरूर से कीजिएगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। अगर यहां पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सीखने के लिए आपको यहां पर बहुत कुछ मिलने वाला है। यह आपका सबसे पहला सवाल है। फोटो इलेक्ट्रिक शब्द देख के पता चलता है कि सवाल मॉडर्न फिजिक्स का है। अंदर में एक कॉन्फिडेंस आ गया, भैया हमारा पढ़ा हुआ चैप्टर है। इन अ प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ये बात हमने कहीं ना कहीं पढ़ी होती है कि हमारे पास इस प्रकार से मेटालिक प्लेट है और इसके ऊपर आपको इंसिडेंट फोटोन है। यहां से जब आपको इलेक्ट्रॉन निकलता है, आपने कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला रटा हुआ है कि भैया जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस योर वर्क फंक्शन। कभी सोचा है कि आपने यहां पर के मैक्स क्यों लिखा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 से लेके मैक्सिमम तक उस रेंज में लाई कर सकती है, ठीक है। अच्छा सर, सो इन अ प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ये सुनने में ट्रू स्टेटमेंट लगता है। If radiation falling on photosensitive surface of a metal consists of different wavelengths, then energy acquired by the electrons absorbing the photons of different wavelengths shall be different. यानी कि अगर हमारा इंसिडेंट एनर्जी डिफरेंट होगा तो हमारा जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जीज भी डिफरेंट हो सकती है, और इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या ये जो स्टेटमेंट ट्रू है, ये पहले वाले का रीजन हो सकता है? क्या इंसिडेंट एनर्जी को चेंज करने से, आप समझना, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा था यहां से और उसकी एक रेंज ऑफ वेलोसिटी हो सकती है, उसका रीजन ये नहीं है कि इंसिडेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को हम बार बार चेंज करें। उसका रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से आपको बाहर निकल रहा होता है तो यहां पर आपको बहुत कुछ चल रहा होता है। उसमें से एक चीज चल रहा होता है आपका इंटरनल कोलिजन ऑल्सो, जिस कारण से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी अलग अलग स्पीड हो सकती है फॉर सेम इंसिडेंट एनर्जी एज वेल। यानी कि ये जो आपको रीजन दिया हुआ है, ये इसका रीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? दोनों आपको ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर बच्चों को डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि आपको वहां पे ऑप्शंस नहीं दिखते हैं न्यूमेरिक वाइज। अच्छा, कई बच्चे हमसे आज भी पूछते हैं कि सर क्या आपने 2025 का टॉप पीवाईक्यू कराया है? भैया कराया है, कमेंट में आपका हमको आज भी आता है। सिर्फ 25 का ही नहीं, 2025 में आपको 475 सवाल पूछे गए थे। हमने उसमें से 200 छांट कर इस पूरे एक सिंगल वीडियो में इसको सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे है। 25 का टॉप पीवाईक्यू, 22 का, 23 का, 21 का, सबका है यहां पर। एक और सवाल देखिए। Tension in a current carrying ring placed in a uniform magnetic field is only due to torque acting on the ring. अगर मेरे पास एक रिंग है इस प्रकार से और उसमें मान लीजिए आपको करंट है यहां पर, और हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि भैया इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस पे नेट फोर्स 0 होता है। भैया टॉर्क लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। टॉर्क क्या होता है? हमको सर होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है mb साइन थीटा। तो भैया अगर थीटा 0 हो गया तो टॉर्क 0 हो सकता है। लेकिन टॉर्क का इस वायर के अंदर टेंशन से कोई लेना देना है ही नहीं। भैया अगर मेरा इनटू द प्लेन फील्ड है, आप यहां पर एक छोटा सा सेक्शन ले लीजिए, इसमें करंट आपको ऐसे फ्लो कर रहा है और फील्ड इनटू द प्लेन है, तो इस छोटे से सेक्शन में आपको एक फोर्स लग रहा होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। चेक करो। अच्छा, यहां इस डायग्राम के हिसाब से ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो एक काम करो, वी कैन हैव
वेरियस पॉसिबिलिटीज। मान लीजिए कि मेरा जो फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन है। अगर फील्ड हमने आउट ऑफ द प्लेन ले लिया है तो आपको फोर्स ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स आएगा, यानी हर सेक्शन पे आपको फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स आएगा। अब नेट फोर्स जीरो क्यों होगा? क्योंकि भैया ये सबका वेक्टर सम आपको जीरो हो जाएगा, लेकिन इस वायर पे जो एक खिंचाव आ रहा है ना, उस खिंचाव के वजह से इस वायर के अंदर आपको टेंशन भी डेवलप होगा। अब आप इसको दोबारा अच्छे से पढ़िए। टेंशन इन अ करंट कैरिंग रिंग प्लेस इन अ यूनिफॉर्म फील्ड इज ओनली ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग। तो भैया ये हमको एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ओनली नहीं है, इस फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर के वजह से भी यहां पर आपको टेंशन क्रिएट हो सकता है। अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ जीरो नेट फोर्स बट मे एक्सपीरियंस अ नॉन जीरो टॉर्क। ये हमको ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि भैया फोर्स तो आपको जीरो होगा, लेकिन टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल थीटा। यानी ये हमको एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहां पर मेरे को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी बात क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, और देखते हैं और क्या है मेरे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इफ इक्वल चार्ज इज पुट यूनिफॉर्मली ऑन अ सरफेस ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स, वन मेटल एंड अनदर नॉन मेटल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्रंट ऑफ मेटल विल बी मोर। तो आइडेंटिकल प्लेट कहने का मतलब है कि दोनों का डायमेंशन आपको सेम है, यानी दोनों का ही क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग सेम ले लेते हैं, लेकिन एक हमारा मेटल है और दूसरा हमारा इंसुलेटर है। ठीक बात है। तो आपको यह बात समझना पड़ेगा कि अगर हमने दोनों को सेम चार्ज दिया, सपोज कीजिए ये मेरे को इंसुलेटर है और ये मेरे को भाई साहब कंडक्टर है, तो इंसुलेटर के साथ क्या होगा कि भैया चार्ज जो है ना, आपने इसको चार्ज दिया है, चार्ज आपको एक ही सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इसमें चार्ज आपने सरफेस को दे दिया, बस ये अपने आप को रीअरेंज नहीं करता है। इसका एरिया अगर तुमने ए पकड़ा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा Q बाई एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपको कितना हो जाता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, लेकिन अगर तुम एक कंडक्टर की बात करते हो तो भैया ये जो भी आपको प्लेट है इसका कुछ तो थिकनेस होगा, कुछ तो आपको यहां पर इसका थिकनेस होगा रे बाबा। बिल्कुल होगा सर। अब इस प्लेट को तुमने क्यू चार्ज दिया है, कंडक्टर है, चार्ज जो है अपने को दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, दोनों सरफेस पे, यानी यहां पे इस वाले सरफेस पे भी चार्ज है और इसके पीछे वाले सरफेस पे भी आपको चार्ज है। तो भैया टोटल एरिया कितना हो गया? 2a। तो भैया इस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा दैट इज योर Q अपॉन टोटल एरिया 2a, जो कि इसके मुकाबले कितना हो गया है? सिग्मा बाई 2। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है आपको सिग्मा प्राइम। अगर हम इस साइड इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ये वाले सरफेस पे जो चार्ज है उसके वजह से होगा सिग्मा प्राइम बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसके जो पीछे वाला सरफेस है उसके वजह से भी आएगा सिग्मा प्राइम बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा प्राइम बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा प्राइम खुद क्या है? सिग्मा बाई 2, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इसमें और इसमें आपको सेम निकल के आया। क्यों? क्योंकि हमने दोनों को सेम चार्ज दिया था, सेम आपको एरिया भी है। तो हमको यहां पे बोलता है कुछ मोर वोर बोल रहा है, ये तो फॉल्स है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्रंट ऑफ अ नॉन मेटल शीट इज दिस मच, ये तो आपको हमने दिखाया इसका फॉर्मूला यहां पर। फॉल्स एंड ट्रू, ऑप्शन नंबर 4। बढ़िया सवाल हो जाता है एग्जामिनेशन में ना, दिमाग काम नहीं करता है जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं हो आपके कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, देखिए मैकेनिक्स में भी हमने यहां पर एक सवाल डाल दिया। अ मैन स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट व्हिच इज मूविंग अपवर्ड, देखिए सिर्फ अपवर्ड लिखा है, यहीं पर आपको लग रहा है कि भैया ये लोग कुछ ना कुछ चोरी करेगा यहां पर। विल फील हिज वेट टू बी ग्रेटर देन व्हेन द लिफ्ट वाज एट रेस्ट। देखिए आपके पास यहां पर प्राणी है, अपैरेंट वेट वाला फंडा है, हमसे कहता है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो भैया ऊपर जो जा रहा है ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी तो हो सकता था। ये कहां लिखा है कि मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन? अगर ऊपर जाते वक्त एक एक्सेलरेशन होता है उस केस में तुम कहते हो कि इस पे नॉर्मल लग रहा है, धरती माँ का प्रेम mg पुकार रहा है, n माइनस mg तुम यहां पर लिखते हो ma, और तुम कहते हो कि भैया नॉर्मल जो है वो हमको हो गया है इतना, जो कि mg से ज्यादा है, यानी उसको भारीपन महसूस हो रहा है। लेकिन यहां पर तो बोला है सिर्फ मूविंग अपवर्ड, विल फील हिज वेट टू बी ग्रेटर। बिल्कुल गलत बात है ये तो। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज अपवर्ड
देन द मैन ऑफ मास m शैल फील हिज वेट इक्वल टू द नॉर्मल एक्सर्टेड ब्ला 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 ब्ला। ये बिल्कुल सही है, जो कि अभी अभी हमने प्रूव भी किया है। तो फॉल्स और ट्रू, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी बेसिकली। अच्छा, ये देखिए, देखने में खतरनाक लग रहा होगा, निहायती बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं करें कि एग्जाम में ये सवाल इजी होगा। एग्जाम के प्रेशर में है ना, बच्चा कॉन्सेप्ट को सोचता नहीं ठीक से। आप शांत मन से सवाल को पढ़िए। हमको कहता है कि भैया अभी फील्ड नहीं है, आपके पास एक बॉब है जिसका मास m है, उस पर चार्ज q है, धागे का लेंथ l है, ये आपको एंगुलर एसएचएम कर रहा है, इसका टाइम पीरियड आपको कुछ है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड रे बाबा 2 पाई अंडर रूट l/g होगा। अच्छा, तुमको पता है ना कि टाइम पीरियड निकालते कैसे है? तुम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे देते हो। भैया सब कुछ भूल भाल गए सर, हम सब कुछ भूल भाल गए हैं, कमेंट करो कि नहीं भूले हैं सर। सारा का सारा हमको विथ लॉजिकल कॉन्सेप्ट हमने सही जवाब निकाला है, ठीक है। एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। लाइक ही नहीं कर तो कंजूस हो एकदम, इतना मेहनत से सवाल ढूंढो, डिस्कस करवाओ। भैया ये बॉब है, आपने इसको ऐसे करके छोड़ा तो ये इधर क्यों भाग रहा था? क्योंकि इधर की तरफ आपको एक mg sin थीटा है, mg sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द रिस्टोरिंग टॉर्क। तो टॉर्क कितना लग रहा है? टॉर्क क्या लग रहा है? mg sin थीटा डॉट l, मतलब इंटू l। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट? ml स्क्वायर इंटू एल्फा। m ने m को मार दिया, l ने l को मार दिया, आपको साइन थीटा थीटा के बराबर कर देंगे, राइट। तो अल्फा आपको यहां से कितना हो जाएगा? g अपॉन एल इंटू थीटा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओमेगा स्क्वायर। आ गया 2 पाई अंडर रूट l/g। अब हमसे बोला कि आपने एक आउट ऑफ द प्लेन लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो एज अ रिजल्ट दिस चेंज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। भाई साहब तुमने फील्ड लगाया, बहुत अच्छी बात है। किसी भी मोमेंट पे मान लीजिए कि इसके पास एक वेलोसिटी v है, तो भैया ये वेलोसिटी राइट इस धागे के टैंजेंशियल है, फील्ड आपको यहां पर आउट ऑफ द प्लेन है। देखो तो v क्रॉस b करके फोर्स आपको क्या हमेशा इसी डायरेक्शन में नहीं आएगा, धागे के अलोंग। हमेशा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आएगा। आपको अगर ये ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए कि वेलोसिटी इधर की तरफ है, ठीक है, और इस केस में आपको फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, आप फिर से यहां पे करो, फिर से यहां पर आप करो, आपको इस केस में फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा। लेकिन भैया फोर्स होगा धागे के अलोंग, फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का इधर के तरफ कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, और यही वाला कंपोनेंट होता है रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए। क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो आपका डायरेक्शन है, ये तो भैया इसी पॉइंट से पास कर रहा है, कोई टॉर्क नहीं प्रोवाइड करेगा। तो भैया जब रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क ही जब नहीं बदल रहा है, तो ये वाला चीज क्यों बदलेगा? तो टाइम पीरियड आपका बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपको फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जरूर बात है कि भैया फोर्स अगर धागे के डायरेक्शन में है तो धागे का टेंशन बदल सकता है, जो कि इन द सिचुएशन आफ्टर द फील्ड इज स्विच ऑन, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल चेंज, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन द बॉब इज एट एक्सट्रीम पोजीशन व्हिच इज फाइन। क्योंकि जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो स्पीड 0 होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 होगा। तो उस समय धागे का टेंशन में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वही होगा, mg cos थीटा। बात समझ में आ रही है? तो भैया ये स्टेटमेंट मेरे को ट्रू है, तो भैया फॉल्स एंड ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया है सर, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और देखिए, when a particle is projected at some angle with the horizontal, आपका बहुत कुछ रिवाइज भी हो जाएगा। The radius of curvature of its path during the ascent decreases continuously। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधे बच्चे यहीं पर सोच रहे हैं कि सर यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से आ गया सर प्रोजेक्टाइल मोशन में। बालक, आपको इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, किसी भी मोमेंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लिखते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको होता है स्पीड का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला ही फंडा बेसिकली यहां पर लग रहा होता है। यानी अगर इस लोकेशन पर इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए हमने v1 ले लिया है, ये एंगल अगर हमने θ1 ले लिया है, तो भैया यहां पर जो आपको एक्सेलरेशन है ना, वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी का ये वाला कंपोनेंट अपने को चाहिए। अगर ये θ1 है बाबा, तो ये भी अपने को हो जाएगा कितना?
थीटा 1, यानी ये कंपोनेंट हो जाएगा g cos थीटा 1, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जब ये ऊपर जा रहा है तब उस केस में, तो उस केस में ये आपको हो जाएगा v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई g cos थीटा 1। अब तुम ध्यान से सोचो, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो स्पीड तो घटेगा, यानी न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है। और जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, समझना, जब पार्टिकल यहां पर था तो ये जो एंगल है थीटा ज्यादा है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये एंगल घट रहा है। भैया अगर थीटा डिक्रीज होगा तो ओवरऑल कॉस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी ये जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज कर रहा है। एक तो तुम न्यूमरेटर को घटा रहे हो, तुम डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो, यानी ओवरऑल रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अब हमसे क्या बोला, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ ड्यूरिंग द असेंट डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। ये हमारे को क्या है, सत्य है। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ ट्राजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल इन अ मोशन एट अ पॉइंट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। सरासर गलत, सिर्फ ये स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, इसको लिखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। बहुत बारीक बात थी यहां पर, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया हमको सर कुछ भी पूछ ले, एनडीए क्या ही पूछ लेगा सर, क्या ही पूछ लेगा हमसे ये एग्जामिनेशन। अब देखो आपके पास यहां पर इस प्रकार का सिचुएशन है, राइट। अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट एंटर्स द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सेमी सर्कुलर पीस ऑफ ग्लास अलोंग द नॉर्मल, यानी जो व्हाइट लाइट है ना वो हमेशा रेडियली एंटर कर रहा है। तो भैया जब वो ऐसे रेडियली एंटर कर रहा है ना, तो यही बेसिकली वो नॉर्मल के डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तो यहां तो कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, वो नॉर्मली एंटर कर रहा है। अच्छा, तो क्या हुआ बेसिकली व्हाइट लाइट के साथ क्या हो रहा है, समझना मेरी बात को। तुम धीरे धीरे इस व्हाइट लाइट का एंगल बढ़ा रहे हो। ठीक बात है सर। अच्छा, हमको क्या बोल रहा है, सो दैट द एंगल थीटा, यहां पर एंगल थीटा है, increases such that the beam always enters along the normal to the curved side just before refracted beam disappears। यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, रे ऐसे बेंड हो रहा है, just before refracted beam disappears it becomes predominantly red। हमसे कहता है कि आप ये एंगल को बढ़ा रहे हो। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यहां पर रेड वर्ड बोला क्यों है ये लोग। तुम्हारे दिमाग उसी वक्त क्लिक कर जाना चाहिए। अगर तुम डिस्पर्जन वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और वेवलेंथ में। वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अब तुम्हारे को V से लेके R तक की कहानी है, वायलेट से लेके रेड तक की कहानी है। इसका जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, इसका वेवलेंथ आपको कम होता है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड आपको छोटा है और वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ज्यादा होगा। अच्छा, अब अगर तुम ये एंगल को बढ़ा रहे हो तो TIR का खतरा तो आएगा ना, राइट। बाहर में आपको एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, अलग अलग वेवलेंथ के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। यानी कि अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करें sin थीटा c इंटू दिस, और बाहर में जब क्रिटिकल एंगल की बात करोगे तो ये एंगल आपको हो जाता है 90 डिग्रीज, यानी 1, यानी सर sin थीटा c इज इक्वल टू 1/n। अब अगर तुम ध्यान से सोचो, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये कम, यानी ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा, यानी थीटा सी ज्यादा, यानी क्रिटिकल एंगल फॉर रेड इज मोर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट। इसका क्या मतलब हुआ, तुम जैसे जैसे एंगल को बढ़ा रहे थे वायलेट का क्रिटिकल एंगल पहले आ जाएगा, समझ रहा है। तो वायलेट बाबा जो है वो हो गया क्रिटिकल एंगल। अच्छा, फिर तुम एंगल को बढ़ाए, सबसे लास्ट में किसकी बारी आएगी, सबसे लास्ट में तुमको बारी आएगी रेड की। तो हमसे यही ना पूछा कि सबसे आखिरी में, उससे पहले कि आखिरी में वो डिसअपीयर किया, आपको सबसे लास्ट में क्या दिख रहा था, तो रेड हमको दिख रहा था, जो कि बिल्कुल सत्य है। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर लाइट एट द रेड एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज मोर। कैसी बात कर रहा है, कम है ये, तो ये हमको फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिए। टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।